ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकंड। ओके, सो कल हमने बात करी थी ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने सम इफ काउंटर ये सब किया था, है ना? ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? सो उसके अलावा हमने क्या किया था? उसके अलावा हमने सम वगैरह ये सब किया था, तो प्रॉफिट वगैरह निकाला था, कंडीशन के साथ अलग अलग चीजें करी थी, राइट? हमने डेटा वैलिडेशन भी सीख लिया था कल, है ना? कि डेटा वैलिडेशन से आप हाउ यू कैन मेक इसका लिस्ट। Let me remove these things. ठीक है, मैं कॉलम्स रिमूव कर देता हूं जो मेरे काम के नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमने यहाँ पे यूनिक भी निकालना सीख लिया था, राइट? यूनिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उनको काउंट कैसे करते हैं, सब कुछ सीख लिया था, राइट? हाँ, मेरे पास हो गया क्लियर अब। ठीक है, तो ये वाला मेरा डेटा था जिसका मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हमने सब कुछ सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे फिल्टर्स के टॉपिक से। ठीक है, फिल्टर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ओके, कि मान लो मेरे को कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट करवानी है, बट आई वांट कि जहां जहां पे वो कंडीशन मीट हो रही हो उसका सारा डेटा मेरे पास आ जाए। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव द सुपर स्टोर का डेटा, है ना? इसके अंदर व्हाट आई वांट इज कि लेट्स से मैं कस्टमर नेम के हिसाब से डेटा निकालता हूँ, कि मैं कस्टमर नेम सिलेक्ट करूंगा एंड उसके अंदर मेरा सारा डेटा, उसका उस कस्टमर का सारा डेटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज सबसे पहले मैं एक डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बना लूंगा जिसके अंदर मैं एक एक करके कस्टमर का नेम सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डेटा वैलिडेटर लगा देता हूँ। ठीक है, सो सिंपली आई विल गो टू डेटा एंड देन डेटा वैलिडेशन, है ना? देन एनी वैल्यू की जगह पे आई विल गो टू लिस्ट एंड देन सोर्स में मैं कस्टमर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा। कस्टमर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मैं एंटर करूंगा, मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया। आई विल डू ओके एंड इससे मेरा एक यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बन गया, मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, इसमें सारे कस्टमर के नाम है मेरे, राइट? है ना? बट यहाँ पे एक इशू है कि मेरा एक कस्टमर का नाम बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे डेव ब्रुक्स को देखो, 3 बार आ गया है ना? ऊपर रूबन रूबन को देखो, 2 बार आ गया है ना? इसमें मेरा ये इशू है कि मेरा कस्टमर का नाम रिपीट होगा। ऑलरेडी ये लिस्ट इतनी लंबी है, अगर इसमें रिपीट हो रहे हैं नाम तो ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है ना? सो व्हाट आई वांट इज कि इंस्टेड ऑफ ऑल द कस्टमर नेम्स मैं सिर्फ यूनिक वैल्यूज निकाल लूं, मैं सिर्फ यूनिक वैल्यूज निकाल लूं और उनको भी सॉर्ट करके निकाल लेता हूं। सॉर्ट करके क्यों? मेरे को किसी भी कस्टमर का नाम ढूंढना है, अल्फाबेटिकली ढूंढने में ज्यादा इजी रहेगा लिस्ट के अंदर। मेरे को पता है अच्छा एस से शुरू होता है, मैं सीधा एस पे जाऊंगा, पूरे कस्टमर नेम को पढ़ूंगा ही नहीं, है ना? तो अब हमें पता है कि हम डेटा को, कस्टमर नेम्स को सॉर्ट एंड यूनिक कैसे कर सकते हैं। कल सीखा था हमने। सिंपली मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, इक्वल्स, पहले सॉर्ट लगा देता हूँ एंड देन उसके अंदर आई विल पुट यूनिक। ठीक है, सॉर्ट यूनिक एंड इसके अंदर आई विल गिव दिस कस्टमर नेम का पूरा कॉलम, है ना? ठीक है, एंड कस्टमर नेम का पूरा कॉलम, राइट? अब 1 मिनट देना, एंड इसमें कस्टमर नेम का पूरा कॉलम, राइट? अब इसके अंदर मेरे को ये वाला कॉलम नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, कस्टमर नेम का कॉलम आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे मेरे पास सॉर्टेड एंड यूनिक वैल्यूज आ गई। हर एक कस्टमर का नाम एक ही बार आया और वो सॉर्टेड है। ठीक है, ठीक है ना? अब इस तरीके से बस सारी वैल्यूज आ गई हैं। सर अगर एक ही नाम के 2 कस्टमर हैं और यूनिक लगाएंगे तो फिर वो तो एक का ही शो करेगा। हाँ, लेकिन हमें दोनों चाहिए फिर। अगर एक ही नाम के 2 कस्टमर हैं तो फिर आप मतलब कस्टमर आईडी से सॉर्ट कर सकते हो, तो हम कस्टमर नेम से तो आप इसलिए सॉर्ट कर रहे हैं ना ताकि हमें सिर्फ अलग से दिखे चीजें, राइट? यूजुअली जब आप इसे करोगे तो एक कस्टमर आईडी पे लगाया जाएगा यूनिक, क्योंकि कस्टमर आईडी अगर एक नाम से 2 कस्टमर है भी
टोटली पॉसिबल है ना। कस्टमर आईडी तो उनकी अलग अलग होगी, तो हम कस्टमर आईडी पे यूजुअली यूनिक लगाते हैं इंस्टेड ऑफ कस्टमर नेम। यहाँ पे जस्ट टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग हम सब कस्टमर नेम पे लगाते हैं, ठीक है। यूजुअली कस्टमर आईडी पे लगाया जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया था, कहाँ पे लगाया था, ये रहा मेरा डेटा वैलिडेशन। अब मैं इस डेटा वैलिडेशन को कर दूंगा एडिट। I will simply go to data validation again, सेम कॉलम को सिलेक्ट करके, सेम सेल को सिलेक्ट करके, एंड इसके अंदर इस वाले पार्ट को हटा के आई विल गिव दिस वन, जो मैंने नया सॉर्ट एंड यूनिक निकाला ना, वो दे दूंगा मैं। एंटर किया एंड ओके किया। अब इसके अंदर मेरा सॉर्टेड एंड हर एक कस्टमर का नाम सिर्फ एक बार आएगा और सॉर्टेड मैनर में आएगा, ठीक है ना। लेट्स से मैंने कोई भी कस्टमर सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, ठीक है। अब मेरा गोल क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर सेल में ना जिस भी कस्टमर का नाम सिलेक्ट करूं, मेरे को सिर्फ उसका डाटा दिख जाए, मेरे को सिर्फ उसका डाटा दिखे, ठीक है। आया समझ, मेरे को सिर्फ उसका डाटा दिखे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं या तो यहीं पे अपना डेटा को यहीं पे डिस्प्ले करा सकता हूँ, इस शीट में आगे, ठीक है। बट लेट्स डू वन थिंग कि हमने एक नई शीट बनाते हैं, इस शीट को सिर्फ हमने डेटा के लिए छोड़ते हैं कि ये शीट हमारा डेटाबेस या डेटा सेट की तरह करेगी कि एक शीट पे हमारे पास सारा डेटा पड़ा है। नई शीट पे हम फिल्टरिंग लगाते हैं, ठीक है। सो इस डेटा वैलिडेशन को तो यहाँ से हमारे इनका तो काम नहीं है अभी, इसका ऊपर रहने देते हैं, इसको आई विल रिमूव, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, मैंने डिलीट किया और एक नई शीट ऐड कर ली, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कस्टमर नेम, ठीक है। मैंने एक कॉलम एक सेल बना दिया सिंपली कस्टमर नेम का, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इसको मैंने टू फिट एवरीथिंग मैंने एक्सटेंड कर दिया और थोड़ा सा इसके आगे वाला भी एक्सटेंड कर दिया, कस्टमर नेम अच्छे से फिट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। मैंने अभी एक्सटेंड किया, राइट। अब मैं इस वाले सेल में लगाऊंगा डेटा वैलिडेशन, तो मैं आगे इस सेल को सिलेक्ट करके गया डेटा वैलिडेशन पे, मैंने अलाउ के अंदर सिलेक्ट किया लिस्ट को। अब सोर्स के अंदर मेरे को देनी है वो वाली शीट, ठीक है। सोर्स मेरे को चाहिए उस वाली शीट से, तो मैं सिंपली यहाँ पे उस वाली शीट पे जाकर इस कॉलम को स्टिल सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमने यूनिक निकाले थे वो वाले नेम है, हाँ, जो हमने यूनिक और सॉर्ट किए थे वो वाले नेम है ये, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक शीट से दूसरी शीट को भी लिंक कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शीट लिंकिंग भी सीख ली कि मल्टीपल शीट्स को आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये किया, आई विल प्रेस एंटर, आई विल डू ओके। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नेम का वैलिडेटर आ गया, तो मैं कस्टमर नेम कोई भी सिलेक्ट कर डेटा वैलिडेशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे और हर एक कस्टमर का नाम एक ही बार आएगा, यूनिक लगाया होगा हमने, ठीक है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम निकाल देंगे इनका डेटा, फिल्टर डेटा। अब आई वांट कि जो भी कस्टमर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करो उसका फिल्टर डेटा आ जाए मेरे पास, तो उसके लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड फिल्टर। मैं यहाँ से अपना फिल्टर लगा देता हूँ इस वाले सेल पे, इक्वल टू फिल्टर लिखूंगा, जूम कर देता हूँ, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा जूम कर दिया। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू मैंने फिल्टर लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को देना है सबसे पहले डेटा, कि किस डेटा में से मैं फिल्टर लगाऊं, किस डेटा में फिल्टर लगाऊं, ठीक है। सो मैं अगेन अपनी शीट 2 पे जाऊंगा और यहां से ये सारे कॉलम जिसके अंदर भी मेरा डेटा है वो सिलेक्ट कर लूंगा। कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पीछे से आगे से डजंट मैटर, इसमें वो लुकअप वाला इशू नहीं है कि हमें आगे जाना है पीछे जाना है, कुछ भी सिलेक्ट करो डजंट मैटर, ठीक है। आई विल हिट कॉमा, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि मैं किस कॉलम में से वैलिडेशन करूंगा, मैं किस कॉलम के हिसाब से इस डेटा को फिल्टर करूंगा। हम कस्टमर नेम के हिसाब से फिल्टर कर रहे हैं, तो मैं सिंपली दूंगा यहाँ पे जो मेरा कस्टमर नेम है, मैं यहाँ पे ना वो नहीं दूंगा जो मैंने सॉर्ट करके लिखे हुए हैं, क्योंकि वो मेरे एक्चुअल डेटा का पार्ट नहीं है, उससे मैंने सॉर्ट करके निकाले। मैं जो यहाँ पे कॉलम दूंगा ना वो दूंगा कस्टमर नेम वाला, पूरा कॉलम कस्टमर नेम वाला दे दिया, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि जो कस्टमर नेम का ये कॉलम है ना, ये इसकी जो वैल्यू है वो किस वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए ताकि मेरा फिल्टर लग जाए। सो आई विल डू इक्वल्स, वो यूनिक सॉरी यूनिक नेम निकाले थे जो, क्या इसमें क्या मांगा है? नहीं, हम इसमें हमें क्या देना होता है,
पहले हमें देना होता है टोटल डेटा, ठीक है, जिसको हमें फिल्टर करना है। ठीक है, दूसरे में हमें देना होता है किसके बेसिस पे फिल्टर करना है, फिल्टर की कंडीशन क्या है, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हमारा इसके इक्वल होना चाहिए जो हमने ये ले रखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बना कि सबसे पहले इसमें देखो एरे एंड इंक्लूड, ये दो चीजें होती है। एरे मतलब हमें सारा वो डेटा जो कि हमें फिल्टर करवाना है, तो मैंने दे दिया कि शीट 2 का A to T, मतलब जितना भी बस सुपर स्टोर डेटा था वो सारा दे दिया, है ना। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा, इसके बाद इंक्लूड कि हमारे फिल्टर करने की कंडीशन क्या है, हमारे फिल्टर करने की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है मेरी कि शीट 2 के F to F मतलब कस्टमर नेम वाले कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए इस नाम के, जहां पे कस्टमर नेम में ये नाम एग्जिस्ट कर रहा है वही डेटा दिखाओ मेरे को सिर्फ। ठीक है, मेरा फंक्शन हुआ पूरा। अब मतलब इसके बाद हम इफ नॉट फाउंड वाला भी लगा सकते हैं कि अगर ये नेम वहां पे नहीं मिलता है तो क्या दिखाए, बट उसके भी नहीं जाते। ठीक है, अब ये फिल्टर का जो फंक्शन है ये सपोर्ट करता है ऑटो स्पेल। ऑटो स्पेल पता नहीं क्या होता है? नहीं आप सही कर दे। नहीं नहीं, ऑटो ऑटो करेक्ट होता है। अच्छा, ऑटो स्पेल का मतलब मैंने कल बताया था कि मान लो जो आउटपुट है वो एक सेल से ज्यादा ले रहा है। ठीक है, हमने कोई ऐसा फंक्शन लगाया है जिसका जो आउटपुट है ना वो एक सेल से ज्यादा में आना चाहिए। पहले क्या होता था, हमें उतने ही सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे उस फंक्शन को लगाने से पहले जितने में उसका डेटा आएगा, वरना आउट ऑफ बाउंड या स्पिल क्या देता था एक्सेल, राइट। अब जो लेटेस्ट एक्सेल है वो सपोर्ट करता है आपका आउट ऑफ फिल। सो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा सारे सेल्स को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। ठीक है, इसमें लिखा भी आता है कि फॉर्मूला स्पिल, मतलब ये फॉर्मूला मैंने स्पिल कर दिया है अपने डेटा के हिसाब से। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है इस नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा पढ़ नहीं पा रहे होगे वो अपने पास करके पढ़ लेना। ठीक है सर ऑटो स्पेल एक बार दोबारा भी। ऑटो स्पेल बेसिकली क्या है कि जब आप एक ऐसा फंक्शन लिखो, एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसका जो आउटपुट है वो मल्टीपल सेल्स में आता हो। अच्छा, जैसे नेम है, जैसे नेम है या फिर जैसे हमने सॉर्ट यूनिक भी किया था ना अभी पिछली शीट में, तो उसमें भी क्या था कि हमने फंक्शन जो लिखा था, फॉर्मूला जो लिखा था एक सेल में लिखा था, उसका जो आउटपुट था वो मल्टीपल सेल्स में आना था। तो पिछले एक्सेल के वर्जन में लाइक 2019 या उससे पहले वाले वर्जन में हमें क्या करना पड़ता था कि हम ना सारे वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो डेटा आएगा। जैसे मान लो जो आउटपुट है वो 10 सेल के अंदर आना है, हमें या तो 10 या 10 से ज्यादा सेल सेलेक्ट करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तब हम वो फंक्शन लगाएंगे तभी वो वर्क करेगा, वरना स्पिल एरर दे देता था वो। ठीक है, बट अब हमारे पास क्या फैसिलिटी है एक्सेल 2021 के बाद से, क्या हमें मिल गया है, ऑटो स्पिल का हमें फीचर मिल गया है। मतलब अब हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि कितने सेल से हमारा डेटा आएगा, मैं एक सेल में अपना फंक्शन लिखूंगा वो उसके हिसाब से जितने भी सेल में मेरा डेटा आना है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, जैसे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उतने सेल से ले लिया जितने सेल में मेरा डेटा आना था। अब मैं इसको सेट कर देता हूँ, सो ऑल्ट कंट्रोल ए देन ऑल्ट HOI, मेरा डेटा कॉलम्स मेरे मतलब उसके हिसाब से सेट हो गए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर जब भी नेम चेंज करूंगा, मैंने कोई और नेम किया, मेरा डेटा उस नेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। मैं कहीं से भी कोई भी नाम डाल सकता हूँ, मैं पूरी लिस्ट में से यहाँ पे नाम नहीं आ रहे, अच्छा हमने वो पूरा सिलेक्ट किया ना तो उसकी वजह से हो रहा है, लास्ट में नाम नहीं आ रहे, बट जो भी मैं यहाँ पे बेसिकली नाम सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मेरा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सर इसने हेडर नहीं दिए? नहीं, हेडर नहीं दिया गया, हेडर क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे, वो रोज को मैच कर रहा है सिर्फ। हमने तो मतलब अगर पता चलना चाहिए किस हेडर का क्या है तो फिर उसके तो वो तुम्हें मैन्युअली डालने पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ, द पॉइंट इज कि जो फिल्टर है वो हमारा मैच कैसे करता है, एक रो देखेगा, अच्छा, उस रो के जिस हमने इंक्लूड वाले कॉलम में बता रखा है कि ये नाम होना चाहिए, अगर उस रो के उस कॉलम में सेम नाम मिल गया उसे तो वो रो पिक कर लेगा। हेडर में तो उसे कभी वो सेम नाम मिलेगा ही नहीं ना, तो हेडर नहीं देता, इसलिए सिर्फ वो रो देता है जिसके अंदर वो वाला नाम मिलता है उसे। तो जैसे यहाँ पे टॉबी एडिटर है तो यहाँ पे कस्टमर नेम वाले कॉलम में सिर्फ टॉबे है, तो इसको टॉबी का डेटा देगा। ठीक है, अब इसके बाद आप रिपोर्ट्स बना सकते हो कि आप पर पर्सन के हिसाब से सम एवरेज ये सब करना चाहते हो। अगर हर कस्टमर मेरे को एवरेज सेल्स कितनी दे रहा है, टोटल सेल्स कितनी दे चुका है, टोटल प्रॉफिट कितना दे चुका है, वो सब आप नॉर्मली कर ही सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो एक बार ये वाला काम कर लो, मैं आपको फिल्टर का फॉर्मूला दिखा देता हूँ। दिस इज योर फिल्टर्स फॉर्मूला।
ये है आपके फिल्टर का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से ये है आपके फिल्टर का फॉर्मूला। जो शीट 2 और शीट 4 में भी लिखा हुआ है ना, वो में भी आपके में अलग हो सकता है। सो रिमेंबर कि उसको आप अपने हिसाब से वर्क कर लेना। ठीक है, मेरे पास अलग डेटा है सर। कोई नहीं, अलग डेटा वर्क कर लो, फॉर्मूला तो सेम तरीके से लगेंगे। यही होती है आपके पास डेटा फिल्टरिंग। ठीक है, मैं ना एक बार ये टॉपिक थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मेरा टॉपिक एक बार रिपीट कर दूंगा अभी। ठीक है, एक पर्सन और ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। इससे लेट है, एक बार टॉपिक रिपीट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इतना आप लोग ये कर लो, जैसी बात है टॉपिक रिपीट कर दूंगा। ओके, हाय कीर्ति। तो एक बार मैं जितना अभी बताया ना वो दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने सॉर्ट यूनिक तो कल कर लिया था, राइट। सो अगर मैं इस शीट की बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने बेसिकली क्या कर रखा है कि वही मेरा कल वाला डेटा है, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पर मैंने एक बार मैग्निफिकेशन बंद करता हूँ, मेरे पास मैग्नीफायर ऑन है, दैट इज कॉजिंग एन इशू। तो मैंने यहाँ पर अपना सबसे पहले सॉर्ट करके यूनिक नेम्स निकाल रखे हैं, कस्टमर नेम। ठीक है, इतना हमने कल कर लिया था। एंड अब हम आगे जो कर रहे हैं दैट इज और फिल्टर फंक्शन। ठीक है, फिल्टर फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से बहुत सारे डेटा को फिल्टर करके दिखा सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नई शीट ओपन करी, मैंने एक नई शीट क्रिएट करी दिस वन। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने सबसे पहले एक कॉलम बनाया फॉर कस्टमर नेम, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बेशक से। एक सेल बनाया बेसिकली कस्टमर नेम का, और उसके आगे मैंने एक डेटा वैलिडेटर लगाया, डेटा वैलिडेशन लगाई टू गेट अ ड्रॉप डाउन। इस तरीके का मेरे पास ड्रॉप डाउन आ जाए, फिर मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगाया। ठीक है, जिसके अंदर मेरे सारे नाम आ गए। डेटा वैलिडेशन को मैंने किस पे लगाया, यहाँ पे शीट 2 के अंदर मेरे यूनिक नेम्स थे, इसके ऊपर लगाया मैंने अपना डेटा वैलिडेशन। ठीक है, जैसे वैलिडेशन लगाया, इसके अंदर मेरे सारे नाम आ गए। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे मेरा डेटा अपडेट हो रहा है। ठीक है, जब मैं यहाँ से कोई भी नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ना मेरा जो नीचे डेटा है वो उसी पर्सन का डेटा आ रहा है जो कि उसके जो यहाँ जिसका नाम यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, ये मैंने किया कैसे, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, ये वाला, ये मैंने लगाया फॉर्मूला।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर जूम कर दूं, इट विल बी बेटर फॉर यू टू सी। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे। सो मैंने फॉर्मूला लगाया फिल्टर का। फिल्टर के अंदर अब मैंने मल्टी शीट को भी लिंक किया है, शीट टू इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है। इस तरीके से मैं मल्टी शीट्स को लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, आइदर आई कैन गो टू दैट शीट, सेलेक्ट द कॉलम या सेलेक्ट द सेल, वरना मैं शीट एक्सक्लेमेशन मार्क करके, शीट का नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को डायरेक्टली लिखना है, मेरे को पता है मेरे सेल्स का एड्रेस, मेरे कॉलम्स का एड्रेस, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। अब जो फिल्टर वाला फंक्शन है मेरा, उसके अंदर दो चीजें देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं एरे। एरे मतलब ऑल द डेटा दैट यू आर अप्लाइंग योर फिल्टर ऑन। ठीक है, जितना भी आपके पास डेटा है जिसके बाद आप फिल्टर लगा रहे हो, वो सारा डेटा दे दोगे आप इसे। ठीक है, वो सारा डेटा हमने दे दिया, मतलब ए टू टी। ए टू टी अगर मैं वहां पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे टी तक मेरा डेटा है, ए से स्टार्ट होके जो प्रॉफिट का कॉलम है वो लास्ट कॉलम है। ठीक है, देन उसके बाद हमें देना है कंडीशन, ये क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हमारी फिल्टरिंग होगी। ठीक है, तो कंडीशन में मैंने क्या दिया है कि जो एफ है, एफ मेरा उस शीट में कस्टमर नेम्स का कॉलम है। ठीक है, उस कॉलम की वैल्यू जहां जहां पे शीट 4 के C2 से मैच कर रही है, उस कॉलम की वैल्यू जहां जहां पे शीट 4 के C2 से मैच कर रही है, C2 इज दिस वन। ठीक है, जहां जहां पे वो वैल्यू इससे मैच कर रही है वो वाला डेटा दिखा दो सिर्फ। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है, जब भी मैं यहाँ पे अपना नेम चेंज करता हूँ किसी भी पर्सन का, तो उसका डेटा यहाँ पे मेरे पास अपडेट होके आ जाता है। ठीक है, उसका सारा डेटा मेरे को यहाँ पे दिख जाता है। अब उसके बाद मैं टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्काउंट, टोटल क्वांटिटी कुछ भी निकाल सकता हूँ, एवरेज सेल्स, एवरेज प्रॉफिट कुछ भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका फिल्टर का फंक्शन। यस सर। क्लियर? ओके, सो फिल्टर का फंक्शन हमने कर लिया। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ फंक्शंस और है हमारे पास जो हम सीखेंगे। ठीक है, फटाफट उन्हें भी सीखते हैं, फिर हम चलेंगे पिवट्स पे। ठीक है, सो आपके पास जो और फंक्शंस हैं, लेट मी क्विकली शो यू दैट, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शंस आते हैं, ऐसे कैसे चलेगा बैठो बैठो, अभी हम आगे वाला फंक्शंस कर रहे हैं, तो हमने एक फिल्टर वाला टॉपिक मिस कर दिया है। कल वाला तो किया ही किया है, जो आज भी अभी एक तुमने फिल्टर का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो मिस कर दिया है, और वो मैं ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, तीसरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक बार तुम अभी यहाँ पे बैठ के ना प्रैक्टिस करोगे तो रिकॉर्डिंग में से देख लेना, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, सो अभी हम आगे चल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम मल्टीपल फंक्शंस, कुछ अदर फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो फंक्शन सीखे थे, सम, एवरेज, काउंट, ये सब हमने ज्यादातर नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करने वाले सीखे थे, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, कि जैसे हमने सेल्स सिलेक्ट किया, सेल्स का सम मिल जाएगा, सेल्स सिलेक्ट करके एवरेज लगाया, एवरेज मिल जाएगा सेल्स का, है ना। अभी तक हमने ये किया था। अब हम कुछ ऐसे फंक्शन सीखेंगे जो कि हम टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि हम टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3 मेजर फंक्शन आते हैं टेक्स्ट के ऊपर लगाने वाले, तो जा रही हो लेफ्ट, राइट एंड मिड। ठीक है, या बस 3 मेजर फंक्शन है जो आप टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, लेफ्ट, राइट एंड मिड। लेफ्ट, राइट एंड मिड होते क्या है, अगर आपको लेट से लेफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो लेफ्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लेफ्ट लिखता हूं, ठीक है, अब इसके अंदर आई कैन गिव द टेक्स्ट कि कहां से मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी है पहले तो। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वाले फंक्शन है, तो मैं स्ट्रिंग का कुछ भी ले लेता हूं, लेफ्ट से ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को लेफ्ट से कितने वर्ड्स चाहिए वो मैं मेंशन कर सकता हूं, तो लेट्स से इफ आई राइट 3, so it will give me FIR, पहले 3 वर्ड उठा के इसने मेरे को दे दिए। ठीक है, ये होता है मेरा लेफ्ट का फंक्शन, और मैं 3 की जगह पे लिख दूं लेट से 7, तो ये पहले 7 कैरेक्टर्स मेरे को उठा के दे देगा। स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कैरेक्टर। ठीक है, स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कैरेक्टर। ठीक है, मैंने कुछ भी वहां पे नंबर लिखूंगा वो उतने कैरेक्टर्स मेरे को उठा के दे देगा। क्लियर है? क्लियर है? इसी तरीके से आपके पास राइट एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से आपके पास राइट एग्जिस्ट करता है। एक मिनट रुकना,
एक मिनट रुकना। ओके सॉरी, बट अब हम बात कर रहे हैं राइट फंक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे हमने लेफ्ट में किया था वैसे सेम तरीके से आप राइट होता है, ठीक है। राइट के अंदर भी अगेन अगेन गिव द टेक्स्ट एंड हमें राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए। अगेन अगर मैं 4 लिखूंगा तो राइट से मेरे पास 4 कैरेक्टर आ गए, ठीक है ना। राइट मोस्ट 4 कैरेक्टर मेरे पास आ गए, क्लियर है। सिंबल होगा वो भी कैरेक्टर में काउंट होगा, सिंबल सब कुछ कैरेक्टर में काउंट होता है। सिंबल्स हो गए, स्पेसिस हो गए, अंडरस्कोर, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी, ठीक है। इक्वल टू को छोड़ के, क्योंकि इक्वल टू से फिर वो फॉर्मूला बन जाता है ना। सो अगर बीच में कहीं भी इक्वल टू आ रहा है तो दैट स्टिल वर्क्स, बट यूजुअली इक्वल टू के साथ अगर इशू रहेगा कि मतलब फॉर्मूला में से आप पार्ट नहीं निकाल सकते, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। सिर्फ जब तक स्ट्रिंग है वो चीज तभी तक वर्क करेगा, ठीक है। देन जो थर्ड फंक्शन आपके पास होता है दैट इज अ मिड। तो इक्वल टू आई कैन डू मिड, मतलब मेरे को बीच में से कैरेक्टर्स निकालने हैं। अगेन मैं कैरेक्टर अपना सिलेक्ट करूंगा, अपना स्ट्रिंग सिलेक्ट करूंगा। अब इसके अंदर मेरे को 2 नंबर देने पड़ेंगे, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। सो लेट्स से 3 से स्टार्ट करके आई नीड टू गो टू 7, ठीक है। तो मेरे पास थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट किया मैंने, तो एफ आई एंड आर, आर में थर्ड कैरेक्टर है वो हुआ, देन 4th 5th 6th 7th। सर ये तो इक्वल टू दे रहा है, इक्वल टू दे रहा है, फॉर्मूला में से नहीं देगा ना, फॉर्मूला से तो कोई नहीं वैसे बीच में होगा तो तुमने बोला ना कि वो तो स्ट्रिंग बन गया, वैसे तो कैरेक्टर देगा ही। मैंने जैसे आपने क्लास लिखा है, क्लास के बाद लगाया था इक्वल, हाँ तो वो तो देगा ही, क्यों फॉर्मूला नहीं बना ना। इक्वल टू के साथ इश्यू तब आएगा जब फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी हो, वट एवर द कैरेक्टर इज, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, इक्वल टू, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो वो देगा ही। अगर मान लो इक्वल टू हमने सबसे पहले लगा दिया और आप चाहो कि फॉर्मूला का कुछ पार्ट निकाल लो तो वो पॉसिबल नहीं है। मान लो मैंने इक्वल टू लगा के फॉर्मूला लिखा है, आप चाह रहे हो कि मैं लेफ्ट राइट मिड से फॉर्मूला का कोई पार्ट निकाल लूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला लगाया उसकी जो वैल्यू है वो उसमें से वो पार्ट निकाल के देगा। पॉइंट आया समझ, ठीक है। इसी तरीके से मिड होता है। अब जैसे मैं 3 से लेके 7 तक किया, ठीक है ना, तो थर्ड कैरेक्टर इज आर, ठीक है। 4 5 6 7 ना, 4 5 6 7 तो एक्स्ट्रा किधर है ये। अच्छा यहाँ से 7 काउंट करेगा ना, सॉरी 1 2 3 अच्छा सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। वी आर काउंटिंग कि मतलब स्टार्ट नंबर और एंड नंबर नहीं है ये, दिस स्टार्ट नंबर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। मिड का मतलब कि स्टार्ट नंबर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। मैंने पहले 3 लिखा हुआ है, सो एफ आई आर, आर थर्ड कैरेक्टर है मेरा, सो आर से स्टार्ट करेगा। अब 7 का मतलब हुआ कि उसके बाद वो कितने कैरेक्टर दिखाएगा, आर के बाद से वो कितने कैरेक्टर दिखाएगा। इट्स नॉट लाइक कि किस इंडेक्स पे वो एंड करेगा, बट वो आर के बाद कितने कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। सो इट्स कि यहाँ पे टोटल कैरेक्टर 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। पॉइंट कि थर्ड कैरेक्टर से उसने स्टार्ट किया एंड 7 टोटल कैरेक्टर उसने आगे के दिखा दिए, ठीक है।
क्लियर है इतना? क्लियर? ये होते हैं आपके तीन जो मेजर टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट मिड। एंड इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन और होता है, कॉन्कैट कहते हैं जिसे हम, ठीक है। कॉन्कैट में आप क्या करते हैं, आप ना दो अलग अलग वैल्यूज को मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई डू, so what I can do is equals concat, ठीक है, equals concat। अब लेट्स से आई वांट कि मैं ना क्लास, ठीक है, देन आई विल डू टेक्स्ट 2 में मैं लगाऊंगा एक हाइफन, ठीक है, कॉमा, टेक्स्ट 3 में मैं दूंगा इसको सेगमेंट। सो वेयर इज द सेगमेंट, ये ला, ठीक है। सो लास्ट वन आई हैव टू सिलेक्ट ना, तो यहां से मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया, कॉन्कैट लिख के मैंने लिखा D23 ये वाला पार्ट, देन हाइफन मैंने कोट्स के अंदर लिखा, तो वो एक खुद का टेक्स्ट है, ठीक है। देन G23 ये वाला पार्ट मैं एंटर करूंगा, बिकम फर्स्ट क्लास कंज्यूमर, ठीक है। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? उसने सबसे पहले जो मैंने पहला सेल दिया था उसकी वैल्यू उठाई, उसके बाद जो मैंने खुद की स्ट्रिंग दी थी, एक हाइफन दिया था ना स्ट्रिंग के अंदर, वो लिख दिया, और फिर उसके बाद जो मैंने दूसरा सेल दिया था उसने उसकी वैल्यू उठाई। मतलब ये टेक्स्ट ज्वाइन कर रहा है। टेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन, ठीक है। टेक्स्ट ज्वाइन भी तो लगा सकते थे सर हम इसके लिए। टेक्स्ट ज्वाइन भी लगा सकते हो, कॉन्कैट भी सेम चीज है, ठीक है। टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर आपका आप कस्टम कैरेक्टर नहीं दे सकते, दे सकते हैं। इसमें पहले डेलीमीटर मांग रहा है, फिर कॉमा करके इग्नोर एम्प्टी। हाँ वो तो टेक्स्ट ज्वाइन वो है ना, मैं तो कह रहा हूँ उसके अंदर कस्टम कैरेक्टर नहीं दे सकते। टेक्स्ट ज्वाइन जो पास डेटा है उसी को ज्वाइन कर सकते हो, समझे? जैसे इसके अंदर मैंने हाइफन लगा दिया बीच में, टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर मैं फर्स्ट क्लास और कंज्यूमर तो दिखा सकता हूँ साथ में, ठीक है, बट लेट्स से मेरे को बीच में स्पेस चाहिए या मेरे को बीच में कुछ और चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। टेक्स्ट ज्वाइन इज मोर फॉर जब आपके पास डेटा है, उसको आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है पूरे को, ठीक है, वो एक वैल्यू नहीं बनानी, आपको पूरे को डेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस, ठीक है। मैं ना मोस्ट प्रोबेबली याद से आज मैं आपको फॉर्मूला शीट भेज दूंगा, ठीक है, एसक्यूएल वाले तुम्हें भी आज मैं भेज दूंगा योर कमांड एंड योर फॉर्मूला शीट, ठीक है। तो आप लोगों को भी जितने भी फॉर्मूला एक्सेल के अवेलेबल है वो भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉन्कैट, दिस इज कॉन्कैटिनेशन बेसिकली, ठीक है। तो इसके साथ आपके टेक्स्ट वाले जो पार्ट है वो भी खत्म होते हैं, ये मीन वाले पार्ट थे, उसके अलावा लाइक रहते तो और भी हैं आपके। सेम चीज तो दी क्या टेक्स्ट ज्वाइन लगाया मैंने, हाँ सेम चीज ही है ये। सेम चीज चाहिए उसमें, कस्टम वो अलाउड है, कस्टम अलाउड होगा, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। बस जो डेलीमीटर, उसमें डेलीमीटर की जगह मैंने वो डाल दिया था, क्या डेलीमीटर की जगह हाइफन डाला? मतलब सेम है अभी क्या? नहीं द पॉइंट इज कि टेक्स्ट जॉइन में तुमने क्या किया, टेक्स्ट जॉइन क्या कर रहा है, मल्टीपल सेल्स को उठा रहा है, एक डेलीमीटर से उन सबको ज्वाइन कर देता है। अगर मैं 3 दूंगा, मान लो जैसे मेरे को फर्स्ट क्लास, सेगमेंट और कस्टमर नेम तीनों देने, टेक्स्ट जॉइन में क्या होगा, उन सब फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट क्लास के बाद हाइफन लग जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा, हाइफन लगेगा, कस्टमर नेम आ जाएगा। कॉन्कैट से आप क्या कर सकते हो, मैं फर्स्ट क्लास के बाद हाइफन लगा के सेगमेंट ले सकता हूँ, कॉमा लगा के कस्टमर नेम ले सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? फर्क क्या है दोनों में? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दोनों का फर्क दिखा देते हैं एक बार पहले तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, D3-23। अब इसके बाद मैं कॉन्कैट का मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ना अगेन मैं एक लग देता हूँ, लेट्स से @ ठीक है। उसके बाद मैं लगा देता हूँ लेट्स से ये नाम लगा दिया, कॉमा, हैशटैग, उसके बाद लेट्स से मैंने ये आईडी लगा दी, राइट। एक मिनट क्या हो गया, अच्छा सॉरी, कॉमा, उसके बाद मैंने आईडी लगा दी, ठीक है, एंटर किया, पूरा इस तरीके से बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन लगाता, सो मैं इक्वल टू
टेक्स्ट टेक्स्ट जॉइन लगा दो, तो कुछ में देना पड़ेगा डेलीमीटर में देता हूँ एक हाइफन, ठीक है। इसके बाद अब मैं सिर्फ अपने कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैंने अगेन ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया, ये किया, कॉमा ये कर लिया, मतलब आगे पीछे कर रहा हूँ उसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉमा करके ये दे दिया, यही 4 कॉलम मैंने ऊपर दिए थे। इसके अंदर क्या होगा, एक मिनट मैंने कुछ मिस किया क्या, अरे वो ट्रू आ गया, ठीक है। एंटर किया, इसमें सिर्फ हाइफन लग के आएगा, ठीक है। और मैं पॉइंट फर्क क्या दोनों में, टेक्स्ट जॉइन में मैं एक डेलीमीटर डालता हूँ, उसी से मेरा सारा टेक्स्ट जॉइन हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कॉन्कैटिनेट है उसके अंदर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा हूँ, उसमें एक्चुअल प्लस करता चल रहा हूँ, मैं जितना लंबा अपना वो लिखते जाऊंगा उतना लंबा मैं अलग अलग सिंबल्स के हिसाब से बीच में और कोई स्ट्रिंग डालनी है वो डाल दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, ये फर्क है दोनों में, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं, ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये कर लिया हमने, कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। लेट्स से हम आगे बढ़ते हैं, लेट मी सी आपके अगले टॉपिक कौन सा है, हमारा लुकअप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डेट एंड टाइम के फंक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है, कि लेट्स से अगर मेरे को आज की डेट चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज इक्वल टू टुडे, ठीक है, एंड एम्प्टी ब्रैकेट्स कर दी, मैं एंटर करूंगा, बस आज की डेट आ गई, ठीक है। इसी की तरह अगर मैं टुडे की जगह पे नाउ लिखता हूं, नाउ से मेरे पास डेट एंड टाइम आ जाएगा, टुडे से मेरे पास सिर्फ डेट आती है, नाउ से मेरे पास डेट एंड टाइम दोनों आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब लेट्स से मेरे को सिर्फ ईयर देखना है, मेरे को देखना है करंटली ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर डाल, सिंपली मैं क्या करूंगा इक्वल टू ईयर, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज, या तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं इसके अंदर टुडे डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, पहले मैं सेल सेलेक्ट करके दिखाते हैं, क्या 2025 मेरे पास ईयर आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे अगेन टुडे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं अगेन टुडे लिख दिया, अब ये 2025 आ गया, दोनों चीजें बेसिकली सेम है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले सेल से रेफरेंस लेके ईयर निकाल रहा हूं तब भी, और मैं इसी सेल में टुडे लिख देता हूं तब भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है, दोनों चीजें बेसिकली सेम है, ठीक है। सिमिलर मैनर में मैं एक और चीज यूज कर सकता हूं विच इज कॉल्ड मंथ, ठीक है। मंथ लिखा मैंने, ये मंथ एंड मैंने ये वाला सेल दे दिया, मेरे पास मंथ निकल के आ गया, ठीक है, मेरे पास मंथ निकल के आ गया कि जो ये डेट दी हुई है हमने उसका कौन सा मंथ है ये, क्लियर। अब मान लो आपको एक कस्टम डेट देनी है, आपको एक कस्टम डेट देनी है, ईयर में सर टुडे डाला था, हाँ ईयर के अंदर आप टुडे डाला हुआ है, ला ऊपर वाला वो डाल लो या टुडे डाल लो, दोनों वर्क करते हैं सेम तरीके से। नहीं मैंने ये नहीं लगाया था, जो टुडे के बाद आपने ब्रैकेट वो टुडे भी फंक्शन है ना, तो उसको भी तो लगाना पड़ेगा ना ब्रैकेट्स, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ईयर और मंथ निकाल सकता हूं। अब लेट्स से मेरे को ना एक कस्टम डेट देनी है, मेरे को वैल्यू देनी है कस्टम डेट की, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इक्वल टू डेट सिंपली लिख सकता हूं, ठीक है, सिर्फ डेट लिख के आई कैन गिव ईयर मंथ एंड डे। तो लेट्स से मेरे को 1 जनवरी देना है, तो ईयर विल बी 2026, मंथ विल बी 1 एंड डे विल बी 1, मैं ये दूंगा, मेरे पास 1/01/2026 आ गया। और मैं मंथ के अंदर अब यहाँ पे C26 की जगह पे ये दे दूं, मेरे से इसका वो मंथ एक्सपेक्ट करके बता देगा, ठीक है। डेट की वैल्यू जब भी आपको एक्सेल को देनी होती है तो आप इस तरीके से देते हो, ठीक है। डेट वैल्यू जब भी आपको एक्सेल को देनी होती है आप इस तरीके से देते हो, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 2 फंक्शन और आते हैं, कौन से हैं, हाँ, एक आपके पास आएगा डेटेड डे और एक आपके पास आएगा नेटवर्क डे, ठीक है।
डेटेड इफ जहां तक है इस वाले एक्सेल के वर्जन में वर्क नहीं करना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें हुआ नहीं डेटेड इफ। हाँ डेटेड इफ नहीं है इसमें, नहीं है ना। हाँ डेटेड इफ ज्यादा एक्सेल मतलब पुराना हो गया, वो हट गया है। नए वाले में भी 2024 वाले उसको नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ पुराना हो गया, हट गया। पुराना फंक्शन है वो। हट गया। हाँ नहीं सर ने बताया था फॉर्मूला है ही नहीं, मतलब क्या ये मतलब बनाया गया है ऐसा बताया था सर। नहीं, इट्स पॉइंट इज कि हाँ अपनी तरफ से बनाया गया है, बट ये पुराने एक्सेल की वर्जन में वर्क करता था। अच्छा अब जो लेटेस्ट वाले हैं मतलब जो 2007-8 वाले टाइम में वो उसमें वर्क करता था, अब वाले में वर्क नहीं करता है। ठीक है, डेटेड इज बेसिकली जब आपको दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज या कुछ भी निकालना, ठीक है, तो ये होता है डेटेड का फॉर्मूला सिंपल था, मैं लिख के दिखाता हूँ, इट विल नॉट वर्क। डेटेड, ठीक है, इसके अंदर यू कैन डू 2 डेट्स, ठीक है, सो आई विल डू दिस वन कॉमा 1, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दूंगा जिस यूनिट में मेरे को एक डेट चाहिए, ठीक है, लेट्स से आई वांट डेज बिटवीन देम, सो आई विल टाइप डी, एंटर करूंगा 30 डेज आ जाएंगे, ठीक है। 2 तारीख को भी गिन रहा है। हाँ 2 तारीख को भी गिन रहा है, वहां पे 2 को भी गिन रहा है, यहाँ पे 1 को भी गिन रहा है। वैसे 1 से 1 पे 31 होते हैं ना, तो 2 से 1 पे 30 होंगे। दिसंबर में तो 31 दिन है। हाँ 29 उसके मेरे को लग रहा है नहीं गिन रहा शायद। 2 से 1 तब लगा ना, 2 से 31 दिन है, आज दूसरा दिन है। 1 को गिन रहा है, 2 को नहीं गिन आज वाले को गिनेगा, 1 तक गिनेगा ना, हिसाब लगा लेते हैं। 31 दिन है, 31 से दूसरा दिन चल रहा है, आज 30 दिन बचे यहाँ पे, ठीक है। और फिर वहां पे 1 तारीख आ गई, फिर इसके बाद 1 को मतलब 1 तक गिनता है ना, आज का दिन काउंट करेंगे। हाँ बेसिकली आप इसको ये कह सकते हो कि आज का दिन काउंट कर रहा है, फिर 1 नहीं काउंट कर रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ पे डाल दूंगा, चलो टुडे ही है, कोई नहीं छोड़ो, ठीक है। इस तरीके से ये आपके डेज गिनता है, ठीक है। डेटेड डी की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ एम, सो इट विल गिव मी मंथ्स। जी। अब मंथ 0 क्यों है, क्योंकि 2 तारीख चल रही है और 1 तारीख हमने दिया है, 1 मंथ भी पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे, मंथ पूरा हुआ ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो इसलिए 0 दे रहा है। सर इसको 2 करने हैं। किसको 2 मतलब 1 तारीख को। अच्छा 1 तारीख को 2 तारीख को, हाँ 2 तारीख किया, वो 31 दिन पूरे हुए और यहाँ पे 1 मंथ पूरा हो गया। अब ये ना जो मंथ काउंट कर रहा है वो ऐसे नहीं काउंट कर रहा कि जनवरी चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, डजंट मैटर, ठीक है, कुछ भी चल रहा हो, वो दिन देख रहा है। 2 दिसंबर से 2 जनवरी तक 1 महीना हो रहा है, ऐसे ही लेट्स से 2 जनवरी से 2 फरवरी तक 1 महीना होगा, 5 जनवरी से 5 फरवरी तक 1 महीना होगा। इसको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि जनवरी से फरवरी देख रहा हूं मैं, तो किसी भी डेट की जनवरी से किसी भी डेट की फरवरी तक 1 महीना चेंज हो जाएगा। मंथ चेंज नहीं बता रहा है ये, अगर बीच में 1 महीना एग्जिस्ट कर रहा है तो बता रहा है, ठीक है। चाहे 30 दिन हो, 31 दिन हो या 28 दिन हो, हाँ मतलब 2 से 2 ये 1 महीना काउंट करता है। बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज लेट्स से मैं ना 26 की जगह पे लेट्स से यहाँ पे 30 कर दिया मैंने, ठीक है, 2030 कर दिया इसे, ठीक है। मंथ 49 मंथ हो गए, है ना। यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ ईयर, कि कितने ईयर हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है आपको, अगर मैं यहाँ पे डी लगाता हूँ, पूरे दे रहा है, बोला कौन सा था जिसमें सिर्फ वो डेट काउंट करता है, ये तो चलो आपको पर कितने भी दिन है वो बता रहा है। वाईडी वाईडी था वो, हाँ वो अलग ही वाईडी वाईडी था, चलो 1 मिनट, वाईडी एमडी होगा, हाँ एमडी या वाईडी हो। हाँ वाईडी था, ठीक है। तो अब जैसे हमने वाई डी और एम तो देख लिया, वाई से ईयर, एम से मंथ, डी से डेट्स, डेज मतलब, ठीक है। अब इसमें होता है वाई डी एम डी, ये सब भी होते हैं, ठीक है। सो ईयर डेज एंड योर मंथ डेज, ठीक है। सो वाई डी का मतलब है कि मेरे को नंबर ऑफ डेज दो ईयर को इग्नोर करके,
इग्नोर करके मेरे को नंबर ऑफ डेज दे दो, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे 2 1 लिखा है, यहाँ पे 2 12 लिखा हुआ है, तो 30 दिन होंगे। एक तो लास्ट वाला छोड़ देता है 2 वाला, तो 30 दिन होंगे। तो ये बाय डी में उसने ईयर इग्नोर कर दिया, वो दे रहा है मेरे को सिर्फ डेज, सॉरी 31 ही दे रहा है, हाँ काउंट किया 31 दे रहा है, ठीक है। तो उसने 31 डेज दे दिए, ईयर इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब अगर वो मैं यहाँ पे एमडी लिख दूं, 0 दे रहा है, 0 क्यों दे रहा है? अब वो मंथ को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, मतलब मंथ को इग्नोर कर रहा है तो साथ में ईयर को भी इग्नोर करेगा ही। रिमेंबर दैट कि हिरार्की ऐसे चलती है कि बाय एंड डी करके होता है ना। सो जब ईयर को इग्नोर कर रहा है तो उसके मतलब ईयर के बाद डेकेड्स वगैरह को इग्नोर कर रहा है, बट जब वो मंथ को इग्नोर कर रहा है तो वो ईयर को भी साथ में इग्नोर कर रहा है। अब जब वो साथ में ईयर को भी इग्नोर कर रहा है, सॉरी मंथ को भी इग्नोर कर रहा है, 2 से 2 तक तो डेज ही नहीं होते कोई, 2 से 2 तक तो 0 डी हुए, एक दिन पूरा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लेट से 2 की जगह पे मैंने 5 कर दिया, तो अब 3 दिन हो गए 2 से 5, मतलब ये डेज के बीच में डिफरेंस देता है, डेज के बीच में डिफरेंस होता है। 2 - 2 करोगे तो 0 आएगा, 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा। बिल्कुल, बेसिकली इसको डेज के बीच में डिफरेंस ही बोलेंगे। इसको बोलेंगे कि ईयर इग्नोर करके मेरे को सिर्फ डेज बताओ, या फिर मेरे को वो मंथ इग्नोर करके मेरे को डेज बताओ। ये वाला इजी लगा, डे वाला डिफरेंस वाला। क्या जो डिफरेंस वाला है वो वाला इजी है। इजी है, और कौन सा मुश्किल लगा? मतलब इग्नोर करके ऐसे समझ ये नहीं आता समझ, इग्नोर करने वाला समझ नहीं आ रहा? वो वाला सही है, अरे difference वाला। सिंपल देखो इसको ना, मतलब तुम चाहो वैसे भी कर सकते हो, बट जब तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आओगे तो उसमें इश्यू आता है उस चीज से। इसको ना सिंपली ऐसे समझो कि जब तुमने बाय डी लिखा, मैंने यहाँ पे लेट से बाय डी लिखा, जब मैंने यहाँ पे बाय डी लिखा 34 लिखा, क्यों? क्योंकि इसने जो लास्ट में 2030 लिखा है, 2025 लिखा है, उसे इग्नोर कर दिया। इसके वजह से इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, उसमें जा रही है 2 12 से 5 1 के बीच में दिन बताओ, ठीक है। तो उसने बता दिया 34 दिन है, ठीक है। इसने मंथ को भी इग्नोर किया, मंथ को इग्नोर क्यों किया? नहीं 34 दिन तो हुए, ठीक है, मैंने मंथ को इग्नोर नहीं किया, सिर्फ ईयर को इग्नोर कर दिया इसने, ठीक है। अब जब मैं सिंपली ऐसे में एमडी लिखता हूँ, सॉरी लिखता हूँ, तो 3 दे रहा है। अब इसने मंथ को भी छुपा लिया, सिर्फ 2 से 5 बचा इसके पास। इस तरीके से समझो इसको, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन ही सिर्फ 2 से 2 और 5 की जाती है। जब बाय डी होगा तो ईयर को इग्नोर करेगा, एमडी होगा तो मंथ और ईयर दोनों को करेगा। बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है? ठीक नहीं आया ना समझ? नहीं, ठीक है। क्या ठीक है, क्या होगा? आगे चलता है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली डेटेड, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी हैव इज नेटवर्क डेज, ठीक है। नेटवर्क डेज में क्या होता है? सेम काम डेटेड डेज की तरह करता है वो भी, बट डिफरेंस क्या है कि जो नेटवर्क डेज है ना वो सिर्फ वर्किंग डेज बताता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे काउंट करेगा, सैटरडे संडे छोड़ता है। नेटवर्क डेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली इक्वल टू करके नेटवर्क डेज लगा दूं, ठीक है। नेटवर्क डेज में आई वांट टू गिव अ स्टार्ट डेट जो कि मेरी 2 12 25 हो गई, एंड आई वांट टू गिव अ एंड डेट जो कि 5 1 31 हो गई। अब इसके अंदर 1069 बता रहा है, मतलब इतने मेरे वर्किंग डेज हैं। इसको मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट मी डू वन थिंग कि यहाँ पे ना 26 ही लगा देते हैं, 26 लगाया और यहाँ पे मैं 2 ही कर देता हूँ ताकि प्रॉपर 1 महीने का आ जाए, ठीक है। एंटर किया, बस 24 वर्किंग डेज आते हैं, ठीक है। 24 सो 2 से 2 में अगर आप देखोगे तो 24 ही बढ़ रहे होंगे, सैटरडे संडे इग्नोर करके अगर हम देखें सी। सो 2 तारीख आज ट्यूसडे है, ठीक है। सो 2 देन 4 देन 6 देन 8, 1 मिनट 8 माइनस हो रहे हैं, इसने क्या किया है? तो थर्सडे फ्राइडे पड़ रहा है, 24 की दिखा रहा है ये। 2 तारीख का क्या पड़ रहा है? 1 को मंडे था। अगले बार 2 को फ्राइडे पड़ रहा है जनवरी में। जैसे न्यू ईयर और वो भी लिया है ना मेरे ख्याल से उसको, नहीं छुट्टी ली नहीं है, सिर्फ 2 कम छुट्टियां दी है सैटरडे संडे की।
सिर्फ सैटरडे और संडे में 23 आना चाहिए था। 24 है इसमें से, ये 8 माइनस हो गया ना, 4 पढ़ रहे होंगे ना, 4 सैटरडे और 4 संडे पढ़ रहे हैं, 8 माइनस होगा तो 23 आना चाहिए था। एक मिनट इसमें देख लेते हैं ना क्या करता है ये। सॉरी, हाँ तो 31 का है ना, तो 31 में से 8 माइनस होगा, 31 में से 8 माइनस होगा 24 आएगा, 23 आएगा ना, ये तो बोल रहा हूँ। हाँ, होल्ड वर्क डेज ही दिखाते हैं। छुट्टी भी पड़ रही है। नहीं छुट्टी का ये तो एक दिन एक्स्ट्रा ले रहा है ना, एक दिन एक्स्ट्रा वर्किंग दिखा रहा है, कुछ तो रीजन था इसमें, क्या था कुछ तो रीजन होगा, देखना पड़ेगा रीजन। एक काम करते हैं, डेट देते हैं ये वाली, ये वाली, ठीक है। अगर मैं 2 की जगह पे 1 कर देता हूँ, या 31 वो करते हैं, 25 12 31, ठीक है। और यहाँ पे टुडे किया, चलो ठीक है। तो ये 22 दिन दे रहा है, इस हफ्ते में 22 दिन दिया इसने, इस महीने में 2 से 31 तक, 29 माइनस 8 21 आना चाहिए। एक दिन एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा? एक दिन एक्स्ट्रा, उसमें भी 24 दे रहा था 23 की जगह। देखो सर, मैंने इसमें फॉर्मूला लगा रखा है 1/11/2025 से 30/11/2025, तो इसने 20 दिया है। 20 दिया है, 5 वो वाला होगा ना, 5 वीकेंड वाला पड़ रहा होगा तो फिर, तो 20 तो इसने सही दिया है। हाँ तो वैसे कह रहा हूँ, नवंबर 5 वीकेंड वाला था ना, देख लो नवंबर शायद 5 वीकेंड वाला था ना। हाँ 5 संडे थे और 5 सैटरडे, ठीक है। हाँ तो सही दिया है, तो इसने सही दिया यहाँ पे। मेरे में भी शायद आ रहा है, मैं बस में डाल के देख लो एक बार। तो ठीक है, इस पे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, मे भी कुछ वो इशू वगैरह पता लग गया फंक्शन का काम क्या है, ठीक है। और तुम डाल के देख लो, तो में भी सेम आ रहा है, तो फिर कुछ तो कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हम मिस कर रहे हैं, बट बेसिकली फंक्शन का काम वही होता है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे लेता है, सैटरडे संडे को इग्नोर करता है, ठीक है। अब बस ये भी हो गया, देन ठीक है। अब इसके बाद आपके पास टेक्स्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। लेट्स से मैं ना एक यहाँ पे नया फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में मैंने दिया ये, यार एक तो ब्रैकेट मिस कर दिया मैंने, ब्रैकेट लगा के मैंने दिया लेट्स से आज की डेट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फॉर्मेट दे देता हूँ 4 बार डी लिख के, 24 ही दे रहा है, कुछ तो होगा, मे बी कोई एक डेज को नहीं ले रहा है, या फिर हम कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ तो इशू होगा। मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मैंने ये किया, उसने आज का डे दे दिया, ये होता है मेरा टेक्स्ट का फंक्शन, ठीक है। उसको मैंने जब मैंने 4D में किया, 4D का मतलब मेरा जाता है कि डे कौन सा है, नॉर्मल डी इज डेट, राइट। 2D में वो डेट ही रखता है, जब हम 4D करते हैं तो दैट इज योर डे नेम, ये कौन सा डे है आज, ठीक है। ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट का फंक्शन है इस तरीके से, ठीक है। सर इसने ना 2 तारीख को भी काउंट किया, जैसे 2 स्टार्टिंग की है ना, वो दिसंबर की भी काउंट करा है इसने, और जनवरी की भी काउंट की है, तो 32 हो गया हमारे पास, और 32 से 8 जाएंगे तो 24। नॉर्मल डेली डेट में वो उसको काउंट नहीं करता है। हाँ अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने जो नवंबर वाले में डाला 1 से 30 डाला था, 1 से 30 अच्छा, हाँ 29 दिन होंगे, 1 से 30 तो 30 है इसमें, और इसने 20 दिए, तो ये दोनों मतलब दोनों ले रहा है, ठीक है। नेटवर्क डेज में बेसिकली स्टार्टिंग का जो डे है, जो हमने स्टार्ट डेट में मेंशन किया वो भी लेता है, और एंड डेट में जो हमने मेंशन किया वो भी लेता है, ठीक है।
हमारा टेक्स्ट का फंक्शन होता है, मैंने इसमें डेट दी और डी लिखा, तो इट बेसिकली सेइंग दैट डे कौन सा है, ट्यूसडे आज, ठीक है। ये मेरे पास टेक्स्ट का फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन हो रहा है, उसके बाद पे चलेंगे। तो लास्ट फंक्शन इज कॉल्ड लेंथ, मतलब मेरे को लेंथ बताता है, और मैं इक्वल टू लेंथ लिखूंगा एंड आई गिव अ स्ट्रिंग, मैंने फर्स्ट क्लास दिया, ठीक है। तो मेरे को बताएगा इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है लेंथ d23, ठीक है। ये मेरे को बताता है कि d23 मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स है उसके अंदर। स्पेस एंड एवरीथिंग काउंट होता है, बताया था मैंने आपको कैरेक्टर्स में। तो ये आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे देगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ये थे आपके बेसिक फंक्शंस, ठीक है। 11 हो गए ना, ठीक है। बेसिक फंक्शंस मेरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब ठीक है, हमने फिल्टर भी कर लिया, सॉर्ट यूनिक वगैरह भी कर लिया, इफ तो कर ही लिया था। ओके, इफ के अंदर और एंड ऐड भी कर लिया था हमने, है ना, कि दो कंडीशन के साथ हमें एक इफ देना हो, मैं पता है ना। इफ लगा के अंदर एंड लगा ना, ये बेसिकली ये वाला फंक्शन, और ये नहीं, ये वाला फंक्शन एंड और के फंक्शन नहीं पता। अरे देखो, इफ लगाया तुमने, इफ का तो पता है तुम्हें क्या काम होता है ना। और कंडीशन में तुमने एंड लगा दिया कि अब एक कंडीशन ट्रू होने की जगह पे दोनों ट्रू होनी चाहिए, ये फर्क है। ऐसे तुम एंड की जगह पे और मेंशन करते तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, ये होता है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टेबलिंग, ठीक है। टेबलिंग क्या होती है कि आप ना किसी भी डेटा को एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी डेटा को एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं ना वापस अपनी शीट 1 पे आता हूँ। सर एंड डेट और एंड ऑफ मंथ बता दीजिए। अरे एंड डेट और एंड ऑफ मंथ, एंड डेट एंड ऑफ मंथ, बहुत सारे फंक्शन है, सारे ही बताता चला जाऊंगा तो फिर तो मैं ऐसे शीट भेजूंगा, उसमें से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना। आज मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइक वीक नंबर भी रहेगा, बहुत सारे, कितना बहुत सारे कितने बताएंगे, राइट। तुम्हें भी यहाँ पे आके बहुत सारे नए फंक्शन पता लग रहे हैं ये जो उनसे मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं बता रहा हूँ, शीट भेज दूंगा कि मैं। आगे हमने एक छोटा सा बोर्ड बनाया था, हमने नहीं बनाया था, मतलब हमने क्लास में बनाया था, ठीक है। अब हम ना टेबलिंग करेंगे, ठीक है। टेबलिंग का क्या मतलब होता है, हम अपने डेटा को एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर ऐड कर देते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि टेबल के अंदर ही तो है, नहीं, ये एक्सेल की शीट के अंदर है। आप एक्सेल की शीट के अंदर भी मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे अपने सारे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सारे के सारे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, इसके बीच में लाइन कैसे लगी, वो बॉर्डर डला हुआ है ठीक है ना। तो मैंने अपने सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल टी, कंट्रोल टी मैंने दबाया, उससे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टेबल, ठीक है। और जो माय टेबल है हेडर्स की, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाँ मेरे टेबल के पास कॉलम के नाम है। अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होता आप इसको अनटिक करते, बट क्योंकि हमारे पास कॉलम के नाम भी प्रेजेंट है हमने इसको टिक रखा है। इसको मैं कर दूंगा ओके, अभी कन्वर्ट हो गया मेरा एक टेबल के अंदर, ठीक है। अब किसी भी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के हमें काफी सारे फायदे मिलते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के हमारे पास काफी सारे फायदे होते हैं, राइट। तो उनकी बात करते हैं, क्या फायदे मिल रहे हैं हमें। हमें फायदे मिल रहे हैं कि सबसे पहले तो इसमें जब भी अब जो वो आ रहा है, ड्रॉप डाउन का मेन्यू टाइप आ रहा है, इस पे जाके मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ, फिल्टर्स लगा सकता हूँ, जो कि मैं पहले पूरे कॉलम पे लगाने पड़ते हैं। अब मैं सिर्फ इतने कॉलम पे लगा सकता हूँ, इतने पार्ट पे लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं कर सकता हूँ जैसे मेरे को लेट्स से मार्क्स मेरे को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे लगाऊंगा। मैंने उस वाले टेबल को तो सॉर्ट किया ही किया, बाकी पूरा टेबल भी उस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट हो जाता है। आया समझ? आपको नहीं आया शायद से, नहीं आया ना। देखो हमने बेसिकली सॉर्टिंग करी, मैंने किया डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट से, ठीक है। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया 98 90 एंड सो ऑन, है ना। बट जब मैंने इसके ऊपर सॉर्टिंग लगाई है तो मेरा बाकी का पूरा टेबल भी इसके साथ सॉर्ट हो गया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब हिस्ट्री में 90 आए हैं तो बस
वो सबकी मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसके आगे 90 लिख देगा, ऐसा नहीं है। फुल टेबल को जो स्ट्रक्चर है, जो रोज है, पूरी रो सॉर्ट होती है उस कॉलम के बेसिस पे। सॉर्टिंग में क्या हो रहा है कि पूरी टेबल की रोज सॉर्ट हो रही है उस कॉलम के बेसिस पे। पॉइंट। इसके अंदर फिल्टर लगा सकते हो, जैसे मैं इसके ऊपर अब एक फिल्टर लगाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं फिल्टर बाय कलर कर सकता हूँ पहले तो, कि मेरे को किस किस कलर की फिल्टर वो चाहिए, सेल सिर्फ मैं नंबर फिल्टर लगा सकता हूँ। नंबर फिल्टर में बहुत सारे फिल्टर हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, काफी सारे हैं। टॉप 10 लगा के देखते हैं, ठीक है। सो मेरे पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, मैं टॉप 5 निकाल लेता हूँ इसमें से कि मार्क्स के बेसिस पे टॉप 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं। मैंने ओके किया, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट दिखाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आए। इसने मेरे को सिर्फ यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिखाए इसके अंदर बहुत सारे मतलब सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, एंड इट इज एक्चुअली शोइंग 6 रोज। इसके पास आइडिया की 6 की रोज की शो कर रहा है जब मैंने टॉप 5 डाला है। 6 रोज है ना, काउंट करो उसने। अच्छा, सेम नंबर उसने टॉप 5 के अंदर उसका 89 आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो टॉप 5 में फिर 89 आ गया तो 2 89 के लेके एक छोड़ देगा। 89 के जितने भी हैं वो सारे दिखाएगा। मान लो अभी तो जैसे 6 आए हैं यहाँ पे, क्योंकि 89 के 3 होंगे, 89 के 5 होते हैं ना तो ये नंबर और बढ़ जाता। और टॉप 5 मार्क्स दिखा रहा है, ना कि टॉप 5 रोज। रिमेंबर दैट, ठीक है, कि टॉप 5 मार्क्स की एंट्री कौन कौन सी है। और 89 में अपने डिसाइड नहीं कर सकता कि टॉप 5 के बाहर है या अंदर है, तो इसके वो अंदर रख लेता है। क्लियर क्लियर, ठीक है। सो आज के लिए काम करते हैं, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हमने काफी सारे मतलब फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद टेबल का थोड़ा सा पार्ट बचा है आपके पास, ठीक है, टेबल का थोड़ा सा पार्ट बचा है, एंड देन वी विल गो टू योर बेसिक चार्ट्स, ठीक है। तो कल वाले सेशन में टेबल वाला पार्ट करके वी विल डू विजुअलाइजेशन, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे। कीर्ति, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, मैंने वो जो एक्सेल के फॉर्मूले नहीं पूछे थे आपसे, तो मैंने वो निकाल रखा है, लिख लिया है एक जगह। मैं आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर दूं आपके नंबर पे? हाँ शेयर कर दो, मैं कल आपको करवा दूंगा वो। और सर वो आप कह रहे थे वो पीडीएफ शेयर करने के लिए। अच्छा हाँ, वो मैं आज शेयर कर दूंगा, वो थोड़ा सा मिस हो जाता है, मैं शेयर कर दूंगा वो भी। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। इनको किस टाइम पर होगी ये फॉर्मूला? इनको कीर्ति आपके पास कब टाइम है कल? एक्चुअली मेरा 11 to 12 भी एक बैच होता है, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। इफ यू कैन स्टे हियर 2 से 3 के बीच में अगर आप कर लें तो बताइए। नो इशू सर, नेक्स्ट कभी 1-2 दिन बाद भी जब आपके पास टाइम होगा तब कर लेंगे। 2 से 1-2 दिन बाद 3, प्लान कर। हाँ मतलब जब भी आपके पास टाइम होगा फ्री तब आप बता दीजिएगा। अभी कोई इतना मतलब नहीं है मुझे। हाँ ओके ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। मैं फिर ना जैसे भी होगा आपको अपडेट दे दूंगा। ओके यस सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो जब भी मैं अपडेट दूंगा आपको भी अपडेट दे दूंगा साथ में, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके चलो, थैंक यू गाइस।